जिस शहर की गलियों में कभी सन्नाटा डर से पैदा होता था, जहां शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, जहां कानून की आवाज दब चुकी थी, वहीं एक दिन वर्दी की आहट गूंजी। नाम था रोशनी वर्मा। वो सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, वो उस शहर की बेटी थी जिस शहर ने उसके बचपन को देखा था और उसी शहर ने उसके पिता को गोलियों की आवाज में खो दिया था। ये कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं है, ये कहानी है कर्तव्य और बदले के बीच खड़ी एक स्त्री की। ये कहानी है वर्दी की ताकत और दिल के तूफान की। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है। शहर में एक नई आईपीएस अधिकारी रोशनी वर्मा की पोस्टिंग होती है। रोशनी बहुत सख्त और ईमानदार अधिकारी थी। शहर में गुंडाराज जैसा माहौल था। अपराध का ग्राफ हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था। पूरे शहर में भयग्रस्त वातावरण बना हुआ था। डकैती, लूटपाट, छेड़खानी आम बात हो गई थी। बदमाशों का आतंक इतना कि लोग घर से बाहर निकलना सुरक्षित महसूस नहीं करते। सरकार तक ढेरों शिकायत पहुंचती है। शहर में बदमाशों के तंग आकर लोग एकजुट होते हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। मंत्री के बंगले के सामने पहले धरना प्रदर्शन का दौर चलता है, फिर भी नेताओं की आंख नहीं खुलती। तब गुस्साए लोगों का आमरण अनशन शुरू हो जाता है। विधानसभा में आवाजें गूंजने लगती है। सरकार का एक तफरा फैसला आता है, हर हाल में शांति व्यवस्था कायम की जाए। इसी वजह से तेज तर्रार अधिकारी रोशनी की शहर में पोस्टिंग होती है। रोशनी उसी शहर की बेटी थी। उसके पिता राम खिलावन वर्मा एक बैंक के मैनेजर थे, माता उर्मिला वर्मा एक गृहिणी। रोशनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बचपन से रोशनी का दिमाग खूब चलता। खिलौने में उसे गुड़िया गुड्डा नहीं, बंदूक सबसे ज्यादा पसंद। घर में दिन भर किसी चीज को निशाना साधने की कोशिश करते रहती। पिता राम खिलावन बेटी की हर गतिविधियों पर नजर रखता, उसे एक आईपीएस अधिकारी बनाने का सपना देखते। समय के साथ रोशनी बड़ी होती गई। स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा रोशनी अपने ही शहर में पूरी करती है। वो पढ़ाई में बचपन से होशियार और हर क्लास में रिजल्ट टॉप रहता। इकलौती बेटी होने से उसे घर वालों का खूब प्यार मिलता। पिता जब भी ऑफिस से घर आते सबसे पहले रोशनी से मिलते। दोनों एक साथ खाना खाते। रोशनी भी अपने माता पिता का पूरा सम्मान करती। शहर में उसकी ज्यादा किसी से यारी दोस्ती नहीं थी। पढ़ाई के बाद जब भी समय मिलता, रोशनी घर के कामों में माता उर्मिला का हाथ बटाती। परिवार के सभी लोग उसे एक होनहार बेटी के रूप में देखते। एक दिन रोशनी के माता पिता उससे आगे की पढ़ाई और भविष्य के सपने के बारे में पूछते हैं। रोशनी का एक सीधा सा जवाब होता है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। पिता राम खिलावन उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजते हैं। रोशनी अपने सपने को साकार करने खूब मेहनत करती है। वो दिल्ली के एक हॉस्टल में रहती है। वो बचपन से अपने आप को कभी लड़की नहीं समझती। वो हमेशा लड़कों के कपड़े पहनती। उसकी अपनी एक अलग सोच थी कि लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। करीब साल भर तक यूपीएससी की तैयारी के बाद एग्जाम की तारीख आ गई। उसके माता पिता हर दिन रोशनी से वीडियो कॉल पर बातें करते, उसकी तैयारी के बारे में पूछते। रोशनी कहती, तैयारी तो अच्छी चल रही है। बावजूद रोशनी को यूपीएससी के पहले एग्जाम में सफलता नहीं मिली, लेकिन वो इससे निराश नहीं थी। उसका मानना था असफलता ही सफलता की कुंजी है। एग्जाम में असफल होने से रोशनी को पढ़ाई का अब जुनून सवार होता है। वो कहीं कोचिंग पर विश्वास नहीं करती, बल्कि खुद पर भरोसा करती। उसे घर का संस्कार ऐसा मिला था कि हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपने कर्म को प्रधान मानती। कुछ दिन बाद यूपीएससी एग्जाम की दूसरी तारीख भी निकट आ गई। रोशनी इधर दिन रात एग्जाम की तैयारी में जुटी थी। उधर उसके पापा राम खिलावन के बैंक में दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। राम खिलावन अपने चेंबर में बैठे मीटिंग ले रहे थे। करीब आधा दर्जन नकाबपोश डकैत बैंक में घुसते हैं। सबसे पहले बैंक के सुरक्षा गार्ड को काबू में करते हैं। उसके बाद बैंक के अंदर सभी ग्राहकों को एक जगह बैठा देते हैं। एक डकैत वहां बंदूक ताने खड़ा रहता है। बैंक के सारे स्टाफ को भी एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। 3 नकाबपोश डकैत ब्रांच मैनेजर राम खिलावन के चेंबर में पहुंचते हैं। लॉकर की चाबी मांगते हैं। इस बीच राम खिलावन बैंक का सायरन बजाने हाथ आगे बढ़ाता है। एक डकैत उसके सिर पर बंदूक तानते हुए कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। मैनेजर भी घबरा जाता है। अब पूरा बैंक डकैतों के कंट्रोल में है। डकैत मैनेजर को साथ लेकर बैंक के मेन लॉकर के पास पहुंचते हैं। करीब 50 लाख रुपए अपने बैग में भरते हैं। मैनेजर राम खिलावन विरोध करता है, जिससे एक डकैत उसके सीने में गोली दाग देता है। गोली की आवाज पूरे बैंक में गूंजती है। बैंक में एकदम सन्नाटा छा जाता है। डकैत जाते जाते सुरक्षा गार्ड को भी गोली मार देते हैं और रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो जाते हैं। डकैतों के जाने के बाद बैंक कर्मी और ग्राहक राहत की सांस लेते हैं। मैनेजर राम खिलावन को खून से लथपथ देख हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। प्राथमिक जांच में ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। बैंक डकैती कांड की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलती है। एक बार फिर पूरे शहर में भय का माहौल बनता है।
दहशत में लोग अब कुछ कर नहीं पाते। इधर रोशनी को पिता के मौत की कोई खबर नहीं होती। उसकी माँ उर्मिला ही अपने पति को मुखाग्नि देती है। उर्मिला को ढांढस बंधाने परिवार के लोग पहुंचे थे, लेकिन उर्मिला इस गम को भुला नहीं पाती। कुछ दिन बाद उसने अपने आप को संभाला। घर आए सभी मेहमान लौट गए। अब उर्मिला अकेली घर में किसी तरह दिन गुजारती रही। इधर रोशनी यूपीएससी का एग्जाम दूसरे बार में क्लियर कर लेती है। माँ उर्मिला को फोन पर सूचना देती है। वो अपने पिता के बारे में पूछती है तो उर्मिला कुछ न कुछ बहाना कर टाल देती। वो जानती है कि रोशनी पिता के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए माँ उर्मिला बेटी को पिता के अब नहीं होने की भनक तक लगने नहीं देती। पुलिस एकेडमी में रोशनी की ट्रेनिंग पूरी होता है। इसके साथ ही वो अब आईपीएस ऑफिसर बन गई। कुछ दिन बाद रोशनी अपने घर पहुंचती है। घर के अंदर जाने से पहले ही उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। घर में एकदम सन्नाटा पसरा रहता है। रोशनी घर का दरवाजा खटखटाती है। माँ उर्मिला सफेद साड़ी में लिपटी दरवाजा खोलती है। अपनी माँ को इस रूप में देख रोशनी को कुछ सूझता नहीं है। वो सीधे अपनी माँ के सीने से लिपट दहाड़ मार कर रोने लगती है। उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन रोशनी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। अब माँ भी चिंता में पड़ जाती है। उर्मिला अपने बेटी का सिर गोदी में रख उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारती है। कुछ देर बाद रोशनी आंखें खोलती है पर कुछ बोल नहीं पाती। उसकी माँ उसे रूम में ले जाती है, बिस्तर पर लिटा देती है। उर्मिला की आंखें भी जवाब देने लगती हैं। माँ बेटी दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। रोशनी एक बहुत साहसी लड़की थी। आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान उसने और बहुत कुछ सीखा था। वो अपने दिल में पत्थर रख मन को समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद रोशनी माँ से पूछती है, ये सब कब और कैसे हुआ? पति को गुजरे अभी कोई 2 महीने ही हुए थे। माँ उर्मिला सारी बातें बेटी रोशनी को बताती है। घटना के बारे में सुनते ही उसके मन में बदले का सैलाब उठ खड़ा होता है। करीब सप्ताह भर बाद रोशनी का ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसकी पोस्टिंग शहर के पास दूसरे जिले में होती है, लेकिन रोशनी बदले की आग से झुलसते रहती है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के दूसरे दिन ही वो अपनी माँ को समझाकर ड्यूटी ज्वाइन करने निकल जाती है। जिस शहर की वो एसपी बनती है, वहाँ भी काफी अराजकता का माहौल रहता था। एसपी के चार्ज संभालते ही सबसे पहले कंट्रोल रूम में जिले भर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में रोशनी शहर का फीडबैक लेती है। एसपी रोशनी का पहला सख्त आदेश हर हाल में जिले में शांति व्यवस्था और भयमुक्त माहौल निर्मित करना होता है। इसके अलावा सप्ताह भर के अंदर जिले के सभी थानों से गुंडे बदमाशों की एक लिस्ट तैयार करने का आदेश देती है। एसपी के सख्त आदेश के बाद जिले के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। सभी थाने के अधिकारी सब काम छोड़ गुंडे बदमाशों की सूची तैयार करने में जुट जाते हैं। सप्ताह पूरा बीता भी नहीं था और एसपी के दफ्तर में फाइलों का अंबार लग जाता है। एसपी रोशनी रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलती और देर रात्रि तक सिर्फ फाइलों को गंभीरता से देखती। 3 दिन बाद एक बार फिर पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक होती है। इस बैठक में गुंडे बदमाशों के धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। क्राइम ब्रांच को भी इस अभियान में लगाया जाता है। गुंडे बदमाशों के सभी ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू होती है। एक ही रात में 100 से अधिक बदमाशों की गिरफ्तारियां होती हैं। पुलिस के भय से गुंडे बदमाश भी अब अपना ठिकाना बदलने लगते हैं। एसपी रोशनी जिले के डीएम को विश्वास में लेती है। इधर जिले के कोर्ट में गुंडे बदमाशों के जमानत पर सख्ती बरती जाती है, जिससे जिला जेल में हर दिन जेल दाखिल होने वालों की संख्या बढ़ते जाती है। करीब 6 महीने के अंदर जिले में अब एक शांति का माहौल बनता नजर आने लगता है। शहर में एसपी रोशनी की कार्यप्रणाली की आम चर्चा होने लगती है। लोग ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि शहर में अब कानून का राज आ गया है। बहुत कम समय में एसपी रोशनी की जिले में तूती बोलने लगती है। जिले के पुलिस अधिकारियों का रवैया भी आम लोगों के प्रति बदलने लगता है। जिले से सभी थाना प्रभारियों को एसपी के ये निर्देश मिले होते हैं कि लापरवाह पुलिस अधिकारी कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस के आला अधिकारियों की नजरों में एसपी रोशनी की एक अच्छी छवि उभरने लगती है। एसपी की कार्यप्रणाली की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगती है। सख्त, ईमानदार और अनुशासन प्रिय के नाम पर एसपी रोशनी को पुरस्कृत किया जाता है। इधर पड़ोसी जिला जहां रोशनी का घर था, वहां से मांग उठने लगती है कि एसपी रोशनी की पोस्टिंग इस जिले में की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जाती है। ये बात सरकार के कानों तक पहुंचती है और एसपी रोशनी का तबादला उसी जिले में हो जाता है। नई एसपी के पदभार ग्रहण करने से पहले ही जिले के गुंडे बदमाश अलर्ट हो जाते हैं। अपने गृह जिले में पोस्टिंग का इंतजार पहले से ही रोशनी को था। जिले के सभी थानों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। सभी थानेदार पहले से ही गुंडे बदमाशों की सूची तैयार करने में जुट जाते हैं। गुंडे बदमाश भी कुछ दिनों के लिए शांति से घर बैठ जाते हैं।
एसपी रोशनी जब अपने गृह जिले के लिए निकली तो देखती क्या है, जिले की सीमा में सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। लोगों ने दूर से ही एसपी की गाड़ी को देख ली और बीच सड़क पर आ खड़े हुए। हालांकि जिले में पोस्टिंग से खुशी के माहौल की सूचना एसपी को मिल चुकी थी। जैसे ही एसपी की गाड़ी रुकी, लोगों ने स्वागत के लिए घेर लिया। एसपी रोशनी अपनी गाड़ी से उतरती है और सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद सीधे अपने ऑफिस पहुंचती है। अपने गृह जिले में चार्ज लेने के बाद वो सीधे अपने घर पहुंचती है और माँ उर्मिला से आशीर्वाद लेती है। माँ उर्मिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बेटी से पूरे शहर का लगाव और प्यार को देखकर माँ भी थोड़े देर के लिए अपने पुराने गम को भूल जाती है। रोशनी अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और माँ को कसकर सीने से जकड़ लेती है। अब माँ बेटी दोनों के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अब रोज सुबह रोशनी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस में चार्ज लेने के साथ पहला दिन सिर्फ स्वागत अभिनंदन में बीत जाता है। दूसरे दिन से एसपी रोशनी का अदृश्य डंडा पूरे जिले में घूमने लगता है। जिले भर के पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति रहती है। एसपी रोशनी पहले ही दिन शाम को कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेती है। एसपी का पहला आदेश जारी होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। लापरवाह अधिकारी अपना रवैया बदल लें, नहीं तो सीधे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। थाने में आम लोगों के साथ व्यवहार न्याय संगत होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान हर अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करे। एसपी रोशनी ने यहाँ बैठक का एजेंडा थोड़ा चेंज किया था। गुंडे बदमाशों की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती है। बैठक में अधिकारियों को एक हिदायत साफ तौर पर दी गई कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी मौखिक आदेश रहता है कि सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के प्रति संवेदनशील रहें। एसपी रोशनी का बदला ये रूप देखकर सभी अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ दिन तक तो पूरे जिले में शांति का माहौल रहता है। एसपी का पहला टारगेट वो डकैत होते हैं जिन्होंने बैंक लूटा और उसके पिता की हत्या की थी। एसपी अपने ऑफिस में उस क्षेत्र के थानेदार को तलब करती है। निर्देश मिलते ही थानेदार बैंक डकैती कांड की पूरी फाइल लेकर एसपी ऑफिस पहुंचता है। रोशनी ऑफिस में बहुत रिलैक्स्ड मूड में बैठी थी। थानेदार घबराते हुए एसपी के पास पहुंचता है। एसपी का सिर्फ एक आदेश कि 3 दिन के अंदर सभी डकैत लॉकअप में होने चाहिए। इस आदेश के बाद थानेदार वहां से निकल जाता है। थाने में पूरे स्टाफ को थानेदार अपने कक्ष में बुलाता है और एसपी के आदेश की जानकारी देता है। इधर एसपी रोशनी इस पूरे बैंक डकैती कांड की जांच के लिए एक अलग टीम गठन का आदेश देती है। जिले में सूचना तंत्र को मजबूत किया जाता है। दूसरे दिन मुखबिर की सूचना पर उन डकैतों के अड्डे पर छापामार कार्यवाही की गोपनीय योजना बनती है। टीम में शामिल अधिकारियों को भी ये पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। एसपी को मिली सूचना पक्की थी। शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ी कंपनी में सभी डकैत छुपकर डेरा जमाए हुए थे। डकैतों को इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि एसपी अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम डकैतों के अड्डे पर पहुंचती है। बंद पड़ी कंपनी को चारों ओर से घेराबंदी की जाती है ताकि कोई भी अपराधी भाग न सके। एसपी रोशनी का इशारा मिलते ही एक साथ कंपनी के अंदर धावा बोला जाता है। सभी डकैत एक ही जगह पर पार्टी करने की तैयारी में थे। एसपी की इस कार्यवाही की किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। एसपी रोशनी खुद पुलिस टीम को लीड कर रही थी। पुलिस टीम जैसे ही अंदर घुसी, डकैतों को भनक लग गई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एसपी का साफ आदेश था कि किसी को जान से नहीं मारना है। सभी डकैत चारों ओर से घिर चुके थे। कुछ देर फायरिंग के बाद एक एक करके सभी डकैतों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस फायरिंग के दौरान एसपी रोशनी के पेट में एक गोली लग जाती है। एसपी खून से लथपथ हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इसी हालत में डकैतों से जोरदार मुकाबला करती। इस तरह बैंक डकैती के सभी आरोपी एक साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एसपी रोशनी ने इन सभी आरोपियों को सजा देने की अपनी एक अलग योजना बना रखी थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों को एक साथ पुलिस वैन में बैठाया जाता है। पुलिस की 3 गाड़ियां आगे, बीच में डकैतों से भरा वैन और उसके पीछे पुलिस की 3 गाड़ी। एसपी का ये काफिला वहां से रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर लगा था। इस ट्रांसफार्मर से पुलिस की 3 गाड़ियां आगे जाकर खड़ी हो गईं। ये ट्रांसफार्मर चौराहे पर लगा हुआ था। एसपी ने ड्राइवर को पहले ही हिदायत दी थी डकैतों से भरी वैन को वहां पर खड़ी करना है। वैन को बाहर से बंद कर दिया गया था। कुछ ही देर में एक बड़ी ट्रक आया और वैन को जोर से टक्कर मारता है, जिससे वैन सीधे बिजली ट्रांसफार्मर से टकराती है। एक जोर से धमाके के साथ आग का गोला पूरे वैन को अपनी चपेट में ले लेता है और सभी अपराधी वहीं जिंदा जल मरते हैं। इस समय रात्रि के 2 बज रहे थे। एसपी के साथ गई पुलिस टीम भी इस दुर्घटना को देखकर हैरान हो जाती है। किसी को समझ नहीं आया कि वैन को वहां क्यों खड़ा किया गया था। दूसरे दिन सुबह इस दुर्घटना की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये कोई दुर्घटना नहीं
बल्कि एसपी रोशनी ने अपने पिता की मौत का बदला कुछ इस तरह से लिया है। डकैतों की गोली से घायल एसपी रोशनी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से हॉस्पिटल तक पहुंचने के दौरान एसपी का काफी खून बह चुका था। उसे खून चढ़ाना बहुत जरूरी था, लेकिन एक गंभीर समस्या ये थी कि एसपी का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर AB नेगेटिव था। इस ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं होने से पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। समय पर ब्लड नहीं मिलने से एसपी रोशनी को जान का खतरा हो सकता था। दूसरे दिन सुबह पूरे शहर में यह हल्ला हो गया कि एसपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है, पर किसी को यह जानकारी नहीं थी कि एसपी का इलाज किस हॉस्पिटल में चल रहा है। इधर एसपी के ब्लड ग्रुप को लेकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ परेशान। शहर के सारे ब्लड बैंक और डोनरों से संपर्क किया गया, लेकिन AB नेगेटिव ग्रुप का ब्लड कहीं नहीं मिला। इसी दौरान एक सूचना मिली कि शहर में इस ब्लड ग्रुप का एक लड़का है। करीब 2 साल पहले उस लड़के ने एक पेशेंट को ब्लड डोनेट किया था। पुलिस टीम उस लड़के की तलाश में उसके घर पहुंची तो पता चला कि 3 महीने से लड़का बिना बताए कहीं चला गया है। अब पुलिस वाले भी परेशान होने लगे। उस लड़के का नाम था राहुल। उसके माता पिता अक्सर डांटते फटकारते कि बड़ा हो गया है, काम धाम कुछ करता क्यों नहीं। राहुल रोज रोज की डांट फटकार से परेशान हो गया था। एक दिन राहुल एसपी रोशनी के बंगले के बाहर बैठा था। घर से ऑफिस जाते समय रोशनी की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। एसपी गाड़ी रोककर उसे अपने पास बुलाती है। तब पता चला कि लड़का घर से परेशान है और इसलिए घर से भाग गया है। राहुल एक गरीब परिवार का था। उसके माता पिता ने रोजी मजदूरी कर उसे पढ़ाया लिखाया था। वो ग्रेजुएट था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एसपी को उस लड़के पर दया आ जाती है। उसे एसपी बंगले में छोटे मोटे काम के लिए रख लिया जाता है। तब से राहुल एसपी बंगले में काम करता। जो खाने को मिलता खा लेता और वहीं सो जाता। हर दिन रोशनी कुछ न कुछ काम बताकर ऑफिस चली जाती। राहुल पूरी ईमानदारी से अपना काम करता। एसपी बंगले में रहने के कारण किसी को नहीं पता था कि वो कहां और क्या करता है। एसपी को गोली लगने की खबर बंगले में काम करने वाले लोगों को लग चुकी थी। चूंकि राहुल एसपी बंगले में रहता था, इसलिए उसे भी ये जानकारी हो गई कि मैडम का इलाज कौन से अस्पताल में चल रहा है। अब राहुल भी परेशान कि मैडम को इतने बड़े हॉस्पिटल में कहां खोजा जाए। इसी बीच राहुल की नज़र एसपी मैडम की मां पर पड़ती है। वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। पहले तो उर्मिला ने उसे खूब डांट लगाती है कि तुझे घर में रहने को कहा था, तू यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तब राहुल बताया है मैडम का जो ब्लड ग्रुप है वही ग्रुप उसका भी है। उर्मिला उसकी बात सुन दंग रह जाती है। इसके बाद उर्मिला राहुल को लेकर रोशनी के पास पहुंचती है। रोशनी भी राहुल को देखकर परेशान होती है। फिर माँ उर्मिला ने सारी बातें डॉक्टर की उपस्थिति में बताई। अब डॉक्टर भी हैरान, पर उसने इसे ईश्वर का चमत्कार माना और लड़के का खून निकालने की व्यवस्था आनंद फानन में की गई। पहले डॉक्टरों ने राहुल के खून की जांच की तो एकदम परफेक्ट, उसका भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव ही था। एसपी के ब्लड ग्रुप का खून मिलने से डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। थोड़ी देर में राहुल का खून एसपी मैडम के नसों में दौड़ने लगता है। इधर एसपी की मां उर्मिला को बहुत अफसोस होता है कि राहुल रोशनी को नया जीवन देने आया था और बेवजह उसे डांट खानी पड़ी। खून देने के बाद राहुल वहीं मैडम के पास बैठा रहता है। एसपी की मां उर्मिला ने प्यार जताते हुए उससे माफ़ी मांगी। तब राहुल कहता है, माँ जी, मैंने इंसान होने का सिर्फ धर्म निभाया है, बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है। मैं तो एक माध्यम बना हूँ। राहुल की बात सुनकर उर्मिला की आंखें डबडबा जाती है और राहुल को अपने सीने से लगा लेती है। उर्मिला कहती है, बेटा राहुल, तूने मेरे कोख से जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन तूने आज साबित कर दिया है बेटा हो तो तेरे जैसा। इधर अब खून चढ़ने के बाद रोशनी के सेहत में सुधार आने लगता है। 3 दिन बाद रोशनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस दौरान भी राहुल उनके साथ था। कुछ ही देर में तीनों एसपी बंगला पहुंचते हैं। अब बंगले में राहुल की इज्जत बढ़ जाती है। उर्मिला उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी है। एसपी रोशनी सोचती है, इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, असल में अमीर वो होता है जिसमें इंसानियत जिंदा है। करीब सप्ताह भर बाद रोशनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। अब रोशनी ऑफिस जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने के साथ राहुल से भी मिलती है। थोड़ी देर दोनों के बीच बातें होती और फिर रोशनी ऑफिस चली जाती है। सप्ताह भर तक इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा शहर में होती रही। बैंक डकैती के आरोपियों की मौत को एक दुर्घटना मान लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद जिले में एक अलग माहौल बना। जिले के गुंडे बदमाश अब एसपी रोशनी के नाम से घबराने लगे। जिस शहर में आतंक का राज जैसा माहौल था, वहां अब कानून का राज जैसे एहसास लोगों को होने लगा। इसके साथ ही एसपी रोशनी की बहादुरी की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। यहां तक सरकार ने भी रोशनी की इस कार्यप्रणाली को एक आदर्श माना और उसकी बहादुरी की चर्चा विधानसभा में गूंजने लगी। बाद में सरकार ने रोशनी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। इधर एसपी रोशनी अब ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाती। घर पहुंचते ही माँ उर्मिला से पूछती, राहुल कहाँ है।
माँ कहती राहुल पीछे बगीचे में कुछ काम कर रहा है। ये सुनकर रोशनी नाराज होकर कहती है माँ घर में और भी नौकर चाकर हैं। वो खुद राहुल को बगीचे में बुलाने चली जाती है और अपने घर के ऑफिस में बैठाकर बातें करती। राहुल को मैडम के साथ इस तरह बैठकर बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब रोशनी की दिनचर्या में ये भी शामिल हो गया था कि ऑफिस से आने के बाद रोज राहुल से बातें करना। राहुल को अपने सामने नहीं देखती तो उसका मन उदास हो जाता। माँ उर्मिला को भी कुछ समझ नहीं आता कि रोज इतने देर तक राहुल से क्या बातें होती है। रोशनी जब तक बंगले में रहती बस राहुल का नाम जपते रहती। रोशनी पहले ऑफिस के लिए जल्दी घर से निकल जाती, पर अब आराम से जाती है। कभी कभी तो ऑफिस का पूरा काम घर से ही करती है। इधर राहुल भी कुछ समझ नहीं पाता और सोचता है मैडम पहले से काफ़ी बदल गई है। एक दिन रोशनी जिले के दौरे पर निकलने प्लान बनाती है। माँ पूछती है कब तक वापस आएगी। रोशनी कहती है राहुल साथ में है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। रोशनी आज वर्दी में नहीं थी, उसकी राहुल से पहले ही बात हो गई थी। रोशनी पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल भी तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंचता है। राहुल गाड़ी के सामने पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाज़ा खोलने लगता है। रोशनी आवाज़ लगाती है राहुल यहाँ मेरे साथ बैठो। राहुल भी सोच में पड़ गया, लेकिन मैडम का आदेश मानना ही था। राहुल भी रोशनी के साथ बैठ जाता है। रास्ते भर दोनों बातें करते हैं। राहुल ज़्यादा बातें नहीं करता, पर मैडम बार बार उसका ध्यान अपने तरफ खींचती है। इस दौरान राहुल जब भी कोई बात शुरू करता तो मैडम कहकर बोलता। तब रोशनी कहती मैडम नहीं, तुम अब मेरा नाम लेकर बातें किया करो। राहुल कहता है आप जिले की एसपी मैडम हैं और मैं कहाँ। रोशनी कहती देखो राहुल, इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब भाग्य की बात होती है। कोई गरीब के घर पैदा होता है और कोई अमीर के घर, लेकिन हम सब हैं तो एक इंसान। रोशनी आगे कहती है तुमने मुझे ब्लड डोनेट कर नया जीवन दिया है, तब तो तुमने नहीं सोचा कि मैं मैडम को कैसे खून दे सकता हूँ, और तुमने ही कहा था कि ब्लड डोनेट कर तुमने इंसान होने का धर्म निभाया है। इस बात पर राहुल कुछ नहीं कहता और रोशनी को देखने लगता है। इस दौरान दोपहर के 2 बज रहे होंगे, लंच का टाइम हो गया था। रोशनी राहुल से पूछती है तुम्हें भूख लग रही होगी ना। राहुल नहीं में जवाब देता, पर कुछ ही देर में रोशनी की गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रुकती है। रोशनी कहती है आज इस होटल में खाना खाते हैं। वो ड्राइवर को भी खाना खाने के भेज देती है। होटल के सामने एसपी की गाड़ी देखकर मैनेजर गेट के सामने आकर खड़े हो जाता है। मैनेजर पूछता है मैडम मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैडम मैनेजर से कहती है कुछ नहीं, बस आज आपके होटल में लंच करना है। मैनेजर एक आलीशान रूम की चाबी दौड़कर लाता है और दोनों को रूम के अंदर आने का आग्रह करता है। होटल मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है कि आज एसपी मैडम लंच करने हमारे होटल में आई है। मैनेजर पूछता है मैडम जी आप क्या खाना पसंद करेंगी। इसके बाद रोशनी राहुल से पूछती है आपको क्या पसंद है राहुल। उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। इसके बाद रोशनी खुद खाने का ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में अलग अलग कई वैरायटी की डिशेस एक वेटर के साथ मैनेजर लेकर पहुंचता है। मैनेजर फिर पूछता है और कुछ लाना है मैडम। नहीं, ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। ठीक है कहते हुए मैनेजर रूम से बाहर निकल जाता है। अब रूम में रोशनी और राहुल बैठे हैं। रोशनी अपने पसंद के अनुसार खाना शुरू करती है, पर राहुल समझ नहीं पाता कि क्या खाए। राहुल को देखकर रोशनी समझ जाती है, फिर कहती है ये खाकर देखो, बहुत अच्छा है। राहुल पहली बार किसी बड़े होटल में गया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि खाने में ऑर्डर क्या करना है। करीब घंटे भर तक दोनों ने खाने के साथ अपना समय गुजारा और खूब सारी बातें भी की। इसके बाद एसपी मैडम और राहुल रूम से बाहर निकले हैं। मैनेजर रूम के बाहर ही खड़े इंतजार कर रहा होता है। मैडम मैनेजर से कहती हैं बिल। मैनेजर कहता है क्या मैडम आप हमारे गेस्ट हैं। मैडम कहती हैं जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो। मैनेजर घबरा जाता है और सीधे काउंटर पर पहुंचकर बिल लेकर आता है। मैडम जेब से पैसे निकालती हैं, बिल पेमेंट करती है। अब दोनों होटल से वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। इतने में राहुल काफी हिम्मत कर पूछता है आपने तो दौरे में जाने की बात कही थी। मैडम की हंसी छूट जाती है। वो कहती है राहुल तू भी बहुत भोला है रे। फिर कहती है आज तेरे साथ कुछ समय गुजारने का मन था, इसलिए बहाना बनाया। करीब 1 घंटे बाद दोनों बंगले पहुंच जाते हैं। तब तक रात्रि के 9 बज चुके थे। माँ उर्मिला घर के आंगन में इंतजार करते बैठी थी। माँ पूछती है बहुत देर लगा दी। रोशनी कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि कानून का काम बदला लेना नहीं, न्याय कायम करना है। क्रोध हमें मजबूत बना सकता है, लेकिन करुणा हमें महान बनाती है। असली ताकत बंदूक में नहीं चरित्र में होती है, और इंसान की पहचान उसके पद से नहीं उसकी इंसानियत से होती है। कानून का राज डर से नहीं ईमान से कायम होता है। बदला इंसान को कठोर बना सकता है, लेकिन इंसानियत उसे महान बनाती है। वर्दी ताकत देती है, पर दिल उसे दिशा देता है। एक बेटी ने अपने पिता के लिए न्याय लिया, लेकिन एक गरीब लड़के ने उसे सिखाया सबसे बड़ा धर्म इंसान होना है।
रोशनी वर्मा की कहानी यही सिखाती है, अगर दिल में सच्चाई और हौसला हो तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी रास्ता बना ही लेती है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।